Dear students, I welcome all of you to the course of the History and Culture of Pakistan by Nigel Kelly. This course is specifically designed for pre and O levels, and we are going to cover this syllabus under the playlist of Pakistan Studies. Before starting with today's actual topic, I want to introduce you to the content of this subject so as to add more to your understanding. When considering the content of this subject, you will find section 1 as being culture and political background to Pakistan movement. इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ऐसी डेवलपमेंट्स कौन सी रहीं बिफोर पाकिस्तान एग्जिस्टेंस कि जिनकी वजह से पाकिस्तान जो मूवमेंट है उसको एक स्मूथ पाथवे मिला. ड्यूरिंग इंटायर दिस इन्वायरमेंट ऐसे कौन से रिलीजियस फिगर्स या पॉलिटिकल फिगर्स रहे जिन्होंने सोसाइटी एंड मुस्लिम जो नेशन थी उनकी कलेक्टिव वेलबींग के लिए सोशल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर की. तो इस कनेक्शन में जो चैप्टर 1 है उसको आप लोग देख लें अगर, तो हाउ सक्सेसफुल वर द रिलीजियस थिंकर्स इन सेपरेटिंग इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरीज. ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है इस बुक में जिसमें हम डिफरेंट रिलीजियस थिंकर्स एंड स्कॉलर्स को डीपली स्टडी करेंगे कि उनकी लाइफ टाइम या उन जिस सोसाइटी का वो मेंबर थे, हिस्सा थे, तो उनकी टाइम्स में उनकी सोसाइटीज़ में ऐसे क्या लूप होल्स थे, ऐसे कौन से इश्यूज़ थे जिनको मिटिगेट करने के लिए उन्होंने अपनी क्रिटिकल सर्विस ऑफर की. Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. नोटेबल पर्सनालिटीज़ में जो आज सेकंड फिगर नोटेबल फिगर अंडर कंसिडरेशन है वो सैयद अहमद शहीद है. Dear students, this is our second lecture on Pakistan Studies for O levels and the book which we are using as a reference is authored by Nigel Kelly. आज की इस सिटिंग में हम सैयद अहमद शहीद की अर्ली लाइफ के बारे में ब्रीफली देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि अहमद शहीद के जो रिलीजियस थॉट्स थे या रिलीजियस बिलीव्स और आइडियोलॉजीज़ थी वो क्या थी. उसके बाद हम देखेंगे उन आइडियोलॉजीज़ और उन एस्पिरेशंस को कन्वर्ट रियलिटी में करने के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी. एंड फाइनली हम देखेंगे कि सैयद अहमद शहीद की जो जिहाद मूवमेंट थी उसको फेलियर का सामना क्यों करना पड़ा. इस लिस्ट में आप लोग अगर देख लें पार्ट फर्स्ट जो कि एरिया फर्स्ट है अर्ली लाइफ, तो इसमें सैयद अहमद शहीद की लाइफ के बारे में ब्रीफ अकाउंट यहाँ पर प्रेजेंट किया है कि सैयद अहमद शहीद नवंबर 29, 1786 को लखनऊ इंडिया में पैदा हुए थे. उनके फादर का नाम मोहम्मद इरफान था जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर और रिलीजियस सेंट थे. सैयद अहमद शहीद के जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम सैयद इल्मुल्लाह था और वो भी एक सेंट थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब जो कि एक मुग़ल एम्पायर रहे. एंड फाइनली सैयद अहमद शहीद ने अपनी जो एजुकेशन थी वो फॉर्मल मोड के थ्रू यानी कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था एजुकेशन हासिल करने के लिए. ये ब्रीफ अकाउंट है सैयद अहमद शहीद के बारे में. सेकंड जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके रिलीजियस थॉट्स ही डिफ़ाइन करते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या होंगी और वो कौन से वेस होंगे जिनके थ्रू ये इन थॉट्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करेंगे. सो रिलीजियस थॉट्स में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो आप लोग देख लें. ही एस्पायर्ड टू विटनेस द रिस्टोरेशन ऑफ इस्लाम सुप्रीमेसी. डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा जब हम शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ रहे थे, तो शाह वलीउल्लाह की जो सोसाइटी थी या जिस टाइम वो थे या जिस सोसाइटी का वो हिस्सा थे उस सोसाइटी में भी ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो वैसे ही इश्यूज़ इनकी सोसाइटी में थे. उनमें से सर्टन ये हैं. सैयद अहमद शहीद की सोसाइटी में जो मुसलमान थे वो रिलीजियस टीचिंग से या रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर थे. यानी उनकी लाइफ में रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस टीचिंग्स उनकी लाइफ में नहीं थी जिनकी वजह से मुसलमानों के ऊपर नॉन मुस्लिम्स जो है ना वो डोमिनेट कर रहे थे. और ये बात सैयद अहमद शहीद को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि मुसलमान सोसाइटी में जो मुसलमान मेंबर्स हैं या मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर नॉन मुस्लिम्स डोमिनेट कर रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए सैयद अहमद शहीद ने मुसलमानों को इस बात की एजुकेशन ऑफ़र की कि जो इंस्टीट्यूशन है या जो टूल है जिहाद का उसको रिवाइव करवाया जाए और उस टूल के थ्रू या जिहाद के थ्रू मुसलमानों की जो सिचुएशन है या सॉरी स्टेट है स्पेसिफिकली जो डोमिनेंस है ऑन मुस्लिम्स बाय नॉन मुस्लिम्स उस सिचुएशन को करेक्ट किया जाए. सो एस्पायर टू विटनेस रिस्टोरेशन ऑफ इस्लाम सुप्रीमेसी एक इनका थॉट था. ही वॉज परटर्ब और डिस्टर्ब बाय डोमिनेंस ऑफ नॉन मुस्लिम फोर्सेस इन इंडिया. थर्ड जो पॉइंट है एज अ मीन्स टूवर्ड्स डीलिंग विथ प्रीकेरियस एंड सॉरी स्टेट ऑफ मुस्लिम्स
ही recommended रिवाइवल ऑफ स्पिरिट ऑफ जिहाद। ये इंपॉर्टेंट इन पॉइंट है और इसी थॉट की बेस पे वो आगे जाके एक मूवमेंट को लॉन्च करेंगे जिहाद मूवमेंट के नाम से। एंड सेक्रीफाइस फॉर इस्लाम्स कॉज, और अपनी जो लाइफ है इन्होंने डिवोट किया था फॉर इस्लाम्स कॉज। फिर आगे है he concluded that it was religious obligation of every Muslim to wage jihad, जो कि holy war है, against the non-Muslim foreign forces। यानी इनका जो बिलीफ था वो ये था कि सोसाइटी में इविल फोर्सेस हैं या सोसाइटी में जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज है उनको फाइट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर मुसलमान की है। यानी मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है, कंपलसरी है कि वो जिहाद को लॉन्च करें व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशिंग और व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग इस्लामिक टीचिंग्स इन अ सोसाइटी। इसमें फाइनल पॉइंट है ही इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ मास कॉन्टैक्ट टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ जिहाद अमंग मुस्लिम्स। यानी कि इन्होंने जो जिहाद का जो कंसेप्शन है जिहाद की रिवाइवल के लिए या इंस्टीट्यूशन ऑफ जिहाद को रिवैम्प करने के लिए डिफरेंट लीडर्स के साथ डिफरेंट लीडरशिप के साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किए ताकि मुसलमानों को या मुस्लिम लीडरशिप को इस बात पर रियलाइज़ करवाया जा सके कि जो जिहाद है वो इम्पॉर्टेंट है और जिहाद के थ्रू ही एक सोसाइटी में करेक्शन या एक सोसाइटी का जो कोर्स करेक्शन है उसको इंश्योर किया जा सकता है। फाइनल पॉइंट है टू दैट इफेक्ट ही विजिटेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट टू यूनाइट मुस्लिम्स फॉर हिज मिशन। अब इनका जो जिहाद का जो मिशन था उसको लॉन्च करने के लिए उसके लिए सपोर्ट को रैली करवाने के लिए इन्होंने सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट लोकेलिटीज़ का विज़िट किया और मुसलमानों को एजुकेट किया ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ जिहाद। मुसलमानों को ये बताया कि सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं मुसलमानों की जो एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है उसको ठीक करने के लिए वही जो ऑप्शन है या जो क्रेडिबल ऑप्शन है वो जिहाद है जिसके थ्रू मुसलमान अपनी स्टैंडिंग को सोशल स्टैंडिंग को अपनी चेंज कर सकते हैं और मुसलमान उनके ऊपर जो रूलिंग फोर्सेस हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन मुस्लिम्स उनसे आज़ादी हासिल कर सकते हैं बाय वेजिंग जिहाद अगेंस्ट देम। ये इनके रिलीजियस थॉट्स थे। अब जो थर्ड एरिया है उसमें हम देखेंगे कि अपनी इन थॉट्स को इन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे कौन से टूल्स और ऐसे कौन से चैनल्स को इन्होंने अडॉप्ट किया। तो पॉइंट फर्स्ट आप लोग देख लें इसमें रिवाइटलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इनकी जिहाद इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनमें सबसे फर्स्ट जो है नोटेबल वो है रिवाइटलाइजिंग द स्पिरिट और इंस्टीट्यूशन ऑफ जिहाद। इन्होंने मुसलमानों को एजुकेट किया प्रमोट किया इंस्टीट्यूशन ऑफ जिहाद को कि जिहाद हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि इस्लाम ने मुसलमानों को ग्रांट कर रखा है और इस टूल को यूटिलाइज करके मुसलमान अपनी सोसाइटी को एक इस्लामिक और वेलफेयर सोसाइटी बना सकते हैं या सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग नॉन मुस्लिम जो टेंडेंसीज हैं या नॉन मुस्लिम जो एंटी इस्लामिक जो फैक्टर्स और प्रैक्टिसेस हैं उनको ठीक कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी एंड प्रिपेयरिंग फॉर जिहाद। अब चूँकि इनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी थी वो एक एंटी इस्लामिक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के जो प्रैक्टिसेस थे उस सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ थी वो एंटी इस्लामिक थी। तो इस वजह से उस सोसाइटी की करेक्शन के लिए इन्होंने जिहाद के लिए प्रिपरेशन शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट है ही नॉमिनेटेड प्रेजेंट KP एस इस बैटल फील्ड। आप लोगों को पता है खैबर पख्तूनख्वा के नाम से पाकिस्तान का जो प्रोविंस है उसको चूज़ किया इन्होंने एस इस बैटल फील्ड टू फाइट अगेंस्ट एनिमीज़ जो कि सिक्स थे। उस दौरान मुसलमानों के जो एनिमीज़ थे या जो राइवल्स थे वो सिक्स थे एंड सिक्स वर प्लेइंग आउट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। फिर आगे है बिफोर स्टार्टिंग हिज मिलिट्री कैंपेन ही सेंट अ मैसेज टू रंजीत सिंह। अब मुसलमानों का जो इनका जो प्रोग्राम था जिहाद का उसको इनिशिएट करने से पहले इन्होंने सिख लीडर रंजीत सिंह को एक मैसेज सेंड किया कि या तो रंजीत सिंह इस्लाम को एक्सेप्ट करें या उसके पास दूसरा जो ऑप्शन है टू फाइट वॉर अगेंस्ट हिम। तो रंजीत सिंह ने जब इनके इस मैसेज को जब रिफ्यूज़ किया रिजेक्ट किया तो उस केस में जंग थी या जो वॉर थी वो इनएविटेबल हुई। फिर आगे है रंजीत सिंह डिस्पैच 7,000 फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स अंडर द लीडरशिप और कमांड ऑफ बुद्ध सिंह। अब जब इन रंजीत सिंह ने सैयद अहमद शहीद के मैसेज को इस्लाम कबूल करने के मैसेज को जब रिजेक्ट किया तो उसकी रिजेक्शन के साथ ही सैयद अहमद शहीद के अगेंस्ट लड़ने के लिए रंजीत सिंह ने 7,000 मिलिट्री या फोर्सेस को डिस्पैच किया अंडर द कमांड ऑफ बुद्ध सिंह। फाइनल पॉइंट है सैयद अहमद शहीद डिसाइडेड टू अटैक द सिख आर्मी ड्यूरिंग नाइट ही प्रिपेयर्ड 900 स्क्वाड फॉर दिस पर्पस। अब जो सिख आर्मी आ रही थी 7,000 फोर्सेस आ रहे थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए स्ट्रेटजी इन्होंने ये बनाई कि मुस्लिम जो फोर्सेस या आर्मी थी वो सिख फोर्सेस पर नाइट टाइम अटैक करेगी और इस अटैक के लिए उन्होंने 900 स्क्वाड को
प्रपोज किया या उनको प्रिपेयर किया। फाइनल जो पॉइंट है, इन दैट वॉर मुस्लिम्स वॉन द बैटल विद लॉस ऑफ 82 लाइव्स एज कम्पेयर टू 706 सोल्जर्स। तो वो जो नाइट वॉर थे या जो फर्स्ट इनका क्लैश था बिटवीन मुस्लिम्स एंड सिख्स, उसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई या मुसलमानों ने उस जंग को जीता। उस जंग में 82 मुसलमान जो है ना वो शहीद हो गए, जबकि 700 जो सिख्स थे वो मारे गए थे। अब जो इस लेक्चर का फोर्थ एरिया है, रीजंस फॉर हिज फेलियर ऑफ जिहाद मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे कि इतनी सारी कोशिशों के बाद अहमद शहीद की जो जिहाद मूवमेंट थी वो क्यों कामयाब नहीं हो सकी। पहली उसकी जो वजह है वो है एनिमी विद इन द रैंक एंड फाइल। मुसलमानों में उस टाइम कोऑपरेशन नहीं था, यूनिटी नहीं थी। मुसलमानों के अंदर ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स थे जो कि मुसलमानों का साथ है होते हुए भी एंटी मुसलमान थे। यानी कि सैयद अहमद शहीद ने इस जंग के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी को विद इन मुस्लिम आर्मी किसी ने लीक किया। उसके अलावा भी आगे एक नाम मेंशन, एक फिगर है, यार मोहम्मद पॉइजन सैयद जस्ट बिफोर द नाइट ऑफ बैटल। यानी कि मुसलमानों के अंदर ऐसे सर्टेन इंडिविजुअल्स थे जो कि एनिमी के लिए काम कर रहे थे। स्पेशली ये यार मोहम्मद ने उस नाइट जो बैटल थी, उस बैटल से पहले सैयद अहमद शहीद को पॉइजन दिया था। सेकंड जो पॉइंट है, डिसएग्रीमेंट ऑन मिलिट्री मैटर्स। सैयद अहमद शहीद के साथ जो मुस्लिम फोर्सेस थे या जो लीडर्स जो उस जंग का हिस्सा थे, उन्होंने सैयद अहमद शहीद की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी या जो वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी थी, उसके बारे में सैयद अहमद शहीद के साथ एग्रीमेंट या उन्होंने डिसएग्री किया। यानी उनके बीच में कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुसलमान जो है ना वो डिवीजन का शिकार रहा है। सो इसी में पॉइंट 2 में लिखा है, मुस्लिम फोर्सेस वर डाइवर्स एंड डाइवर्जेंट इन देयर एथनिसिटी। जो कि मुसलमानों की जो फोर्सेस की जो कम्बाइनेशन थी वो डिफरेंट एथनिसिटी पर बेस करी थी। यानी मुसलमानों की जो फोर्सेस थी वो प्लूरलिस्टिक फोर्सेस थी, यानी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों में फोर्सेस शामिल थे, जिनकी वजह से उनके बीच में जो कंसेंसस है, कोऑपरेशन है, वो नहीं हो सका। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेड टू एब्सेंस ऑफ कंसेंसस। अब आप लोगों को पता है वॉर में एग्रीमेंट, वॉर में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कंसेंसस बड़ा पिवटल रोल प्ले करते हैं। जब एक फोर्स के अंदर कोऑपरेशन नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन एलिमेंट नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, तो उस केस में वो जो फौज है वो जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, वो कोई जंग जीत नहीं सकती। तो यही इशू मुसलमान फोर्सेस के साथ था कि उनकी जो डाइवर्सिटी थी इन टर्म्स ऑफ देयर एथनिसिटी, उसकी वजह से मुसलमानों के बीच में जो कोऑपरेशन था या किसी एक कॉमन पॉइंट पर या किसी कॉमन पेज पर उन्होंने कंसेंसस डेवलप नहीं किया। एब्सेंस ऑफ कंसेंसस की वजह से उनके बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उनकी जो यूनिटी थी वो ब्रेक डाउन हो गई। थर्ड पॉइंट इसमें अगर आप लोग देख लें, रिजेंटमेंट कॉज बाय टैक्स इम्पोजिशन डिवाइडेड मुस्लिम्स। अब आप लोगों को पता है कि जंग के लिए है किसी भी नेशन के पास, किसी भी कम्युनिटी के पास एनफ कैपिटल और रेवेन्यू होना चाहिए। तो इस जिहाद मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले या लॉन्च करते वक्त अहमद शहीद ने ये रेकमेंड किया था कि सोसाइटी, जो मुस्लिम सोसाइटी है, वो एडिशनल टैक्सेस पे करे टू इस्टेब्लिश आर टू रेस अ मिलिट्री एंड टू अपग्रेड डिफेंस। तो इस बात को लेकर मुसलमान जो थे वो खुश नहीं हुए और उन्होंने इस बात पर एग्री नहीं किया, क्योंकि जब फोर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, रेस करने के लिए जब रेवेन्यू नहीं होगा, एनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो उस केस में वो जो मिलिट्री है या जो वो फोर्सेस हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होते। तो यही इशू मुसलमान आर्मी के साथ इस केस में रहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर्स एंड प्रोफेशनल वॉर फाइटर्स। क्योंकि मुसलमानों के पास रेवेन्यू एनफ नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमानों की जो मिलिट्री थी वो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी नहीं रख रही थी या उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स नहीं थे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, वेल ट्रेंड और स्किल्ड फोर्सेस नहीं थे, और साथ एब्सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह से मुसलमानों को जो जिहाद मूवमेंट है या जिहाद है या वॉर है अगेंस्ट सिख्स, उसमें मुसलमानों को कामयाबी हासिल नहीं हुई। फाइनली इसमें पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश एट सिक्स डिस्पोजल। ये एक बड़ा चेंजिंग, एक यानी कि एक टर्निंग पॉइंट था फॉर सिक्स कि उनकी एंड पर या उनको सपोर्ट करने वाले ब्रिटिश फोर्सेस थे, जिनकी वजह से, जिनके सपोर्ट की वजह से जो सिख आर्मी थी उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दी। फिर आगे है द बालाकोट फाइट। ये वो फाइट थी जिसमें अहमद शहीद को शिकस्त हुई और उनको शहीद किया गया। आफ्टर ट्रीचरस ट्रीटमेंट, Sayyid and his followers move on to concentrate their efforts against the Sikhs in Hazara and Kashmir। जब केपी रीजन में सैयद अहमद शहीद के साथ कोऑपरेट करने वाले लोग बहुत कम थे और वहाँ पे उनको कोऑपरेशन हासिल नहीं हुई, तो फिर उन्होंने अपना जो बैटल फ्रंट था वो चेंज किया, अपनी लोकेलिटी चेंज की और वो हज़ारा एंड कश्मीर की तरफ चले गए। सेकंड इसमें सब पॉइंट है वाइल स्टेशन एट बालाकोट,
सिख आर्मी अटैक्ड हिम, जब वो बालाकोट में थे, डिप्लॉय थे वहाँ पे, तो सिखों ने इन पर अटैक किया. आफ्टर अ फियर्स बैटल एंड कन्फ्रंटेशन सिक्स वर सक्सेसफुल टू डिफीट मुस्लिम्स एट दिस फ्रंट. ये वो पॉइंट है बालाकोट का, ये वो एरिया था जहाँ पर मुसलमानों और सिखों के बीच में या मुस्लिम आर्मी एंड सिख्स के बीच में फाइट बैटल हुई और इस बैटल में सिख्स ने मुसलमानों को शिकस्त दी. So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.